नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे जून 2011 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को। ईवीएस के हमने जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उन सब की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप कोई सा भी पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। निर्देश तो आपको पता ही होगा कि दो ऑप्शन अगर आपको सही लगे तो सबसे सही विकल्प आपको चूज करना है, क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है अक्सर आपको दो ऑप्शन सही दिए जाएंगे, लेकिन आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो सबसे सही है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो बच्चों को हम वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसके संबंध में कौन सा सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। आप सबसे पहले वीडियो को रोकें, अपने अकॉर्डिंग आंसर चूज करें, उसके बाद देखें कि आपका सही होता है या नहीं सही होता है। ठीक है, तो हम इनको एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दत्त कार्य हम बच्चे को दे रहे हैं, उनके भाइयों बहनों को नहीं दे रहे, अभिभावकों को नहीं दे रहे। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ठीक है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन कक्षा कार्य के बाद हर दिन दत्त कार्य दिया जाए, तो बी भी गलत है। सबसे सटीक आंसर है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसके थ्रू आप बच्चों के विचार जान सकते हैं दत्त कार्य के थ्रू। ठीक है, तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, यानी कि उनको मजबूत करने के लिए, सटीक करने के लिए, शार्प करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है, उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सरल प्रयोग और निर्देश के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने चूज कर लिया होगा। देखो, जब भी अनुशासन की बात आए पेडागोजी में, वो ऑप्शन गलत माना जाता है, क्योंकि बच्चे में स्वयं का अनुशासन सबसे अच्छा होता है। बच्चे स्वयं में अनुशासित रहें, तो कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करना गलत। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवसल अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, इसको अभी हम स्किप करते हैं। सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है, उसका अनुकरण करने के लिए। बच्चों को हम उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए, तो इसमें डी और बी में अब दिक्कत है। तो सबसे सही कौन सा है, जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा स्वयं करके सीखे, संरचनावादी रचनावादी उपागम के अकॉर्डिंग सीखे, क्योंकि जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो वो ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए सरल प्रयोग और निर्देशन
किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 63। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था कारण हो सकता है, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? देखो, दुर्गा गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करती है खाना बनाने के लिए, ठीक है, ईंधन के रूप में। तो सबसे सटीक आंसर होगा, जब ईंधन अधजला होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि श्वास नली में जमा हो जाती है। तो ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वास नली में जमा हो गई है, जिससे उसे तेज खांसी आ रही है, ये इसकी सबसे सटीक वजह है। इसीलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से उसकी क्या अपेक्षाएं होगी, क्या उम्मीद होगी? कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए बच्चों को, या उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, या यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें, देखो पहला ऑप्शन है चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे, तो जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वो समझेंगे नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। ऐसा शैक्षिक भ्रमण का क्या अर्थ, जहां पर बच्चे क्वेश्चन ना करें। बच्चों की जो क्वेश्चनिंग होती है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, पेडागोजी में उसको बहुत अच्छा माना जाता है। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, आनंद उठाना सही है, लेकिन केवल आनंद उठाना गलत है, ठीक है, इसीलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ उन्हें अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये शैक्षिक भ्रमण के लिए सबसे अच्छा है, ऐसी उम्मीदें बच्चों से रहनी चाहिए, इसीलिए सी ऑप्शन सही है। डी है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लें, अभिभावकों से बाद में पूछें, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों से अलग करती है, दो ढेरियों में अलग करती है। पहले में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, और दूसरी डेयरी में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। तब आपको बताना है कि रीना ने दो डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर उसने इन डेयरियों में कूड़ा अलग किया है? दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है। किस आधार पर इसने कूड़ा को अलग अलग ढेरियों में बांटा है? पहली ढेरी में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। दूसरी में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया है? देखो, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, ये तो गलत है, क्योंकि दुर्गंध दोनों में हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। केले के छिलके में भी हो सकती है, सॉस की बोतल में भी हो सकती है, टूथपेस्ट ट्यूब में भी हो सकती है। तो सही ऑप्शन है इसमें अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। जो पहले ढेर में हैं ये सभी अपघटित हो सकते हैं, यानी कि सड़ के समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, ये अपघटित नहीं हो सकते, पड़े रहेंगे जमीन में और खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 66।
दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं लंच के बाद। आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या है? जब बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, गलत बात। टॉपिक को बदल देंगे, ये भी गलत बात। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ये तो बिल्कुल गलत। सबसे सही है व्यक्ति विभिन्नता कहती है कि हर बच्चे को आप अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाओ। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी, हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है कि बच्चे में बहुत सारी बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, 9 उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। तो व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण अधिगम शैलियों का प्रयोग किया जाए। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 67। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ध्यान देना है, नहीं वर्ड, कौन सी अनुमति नहीं देंगे? कि बच्चों को चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, या चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना, इसकी अनुमति नहीं देंगे। या चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्रियां ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो किसकी अनुमति आप नहीं देंगे? तो इसमें सही ऑप्शन है डी। आप बच्चों को ये अनुमति नहीं देंगे कि बहुत सारी वे सामग्री ले जाएं चिड़ियाघर के जानवरों के लिए। बाद बाकी इसमें सब सही है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये अवलोकन करें, पता लगाएं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उसकी फोटो एकत्र करें, ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया कौन सी अनुमति आप नहीं देंगे, इसीलिए डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरह से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद है आपने अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले जरूर सोचा होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अकॉर्डिंग पहले से चूज नहीं करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अब ऑप्शन को इसमें एलिमिनेट करो, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है। तो अंकुरित बीजों की जब आप फोटो दिखाएंगे तो उसमें टीचर एक्टिव है, इसीलिए थोड़ा गलत है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ठीक है, इसमें भी टीचर एक्टिव है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, इसमें भी टीचर एक्टिव है। लेकिन जब बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि अब इसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद करके सीखेगा। इसीलिए सबसे बेहतर तरीके से यानी कि डी ऑप्शन है। इस तरह से जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? देखो, जो मीरा है
वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। लेकिन जो दिव्या है, वो ऐसी चीज़ें खाती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। अब आपको पता होना चाहिए कि लौह तत्व की कमी से कौन-सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया। ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन एनीमिया 100% है। और जब कोई बच्ची समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है, यानी कि इसमें वसा ज़्यादा होता है, तो इससे मोटापा होगा। इसीलिए सी ऑप्शन होगा कि मीरा मोटी हो जाएँगी और दिव्या है, ये एनीमिया से पीड़ित हो जाएँगी। ठीक है? नेक्स्ट है 70। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? ठीक है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सही ऑप्शन बताना है कि नींबू नमकीन पानी में क्यों तैरता रहता है। देखो, अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। नींबू का घनत्व नहीं कम होता, नींबू तो नींबू ही है, उसका घनत्व क्यों कम हो जाएगा? इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात। जब भी हम नींबू जो पानी है उसमें नमक मिलाते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। जैसे आपकी जो डेड सी है, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं डूबता है क्योंकि उसका जो जल है वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, इसीलिए उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आदमी तैरता रहता है। तो बी ऑप्शन सही है। सी को अगर हम देखें कि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल गलत बात। जो आपका साधारण पानी है उसका घनत्व तो कम होगा, इसीलिए सी गलत है। डी की बात करें कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नींबू का घनत्व वही रहेगा, इसीलिए डी भी गलत है। सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है 71। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, यानी कि सही बने रहते हैं। रेफ्रिजरेटर में पके हुए चावल खराब नहीं होते, क्योंकि इसकी वजह क्या है? रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? जब भी हम कोई चीज रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखते हैं तो वो सही बनी रहती है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो आपके जो जीवाणु हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? यानी कि जब मलेरिया टेस्ट होता है तो रक्त में क्या जांचा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की पहचान की जाती है, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं, या रक्त में मच्छर के लार्वे की पहचान, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। किसकी जांच द्वारा मलेरिया की पहचान होती है? तो हमें पता है मलेरिया जो कि आपका प्लाज्मोडियम नामक वायरस जो है कवक से होता है, वायरस से नहीं, कवक। ये कवक जनित बीमारी है, इसीलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। जब लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी मिलता है तो उससे आपका मलेरिया की पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है। कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए।
अब इनका प्रयोग क्यों होता है ये हमें बताना है कि उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, कविताओं और कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है ऐसा तो नहीं है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, इसको अभी छोड़ देते हैं। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? देखो, जो कविताएं और कहानियां होती हैं वो बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं, इसीलिए इसमें सी ऑप्शन होगा कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करती हैं कविताएं और कहानियां। आनंददायी बनाना ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है 74, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या A.K. बनर्जी। तो हमें चिपको आंदोलन को बताना है जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में बल मिला था। बी ऑप्शन इसमें सिंपल सही है, ए ऑप्शन सही है, सॉरी। नेक्स्ट है 75, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं या हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन, प्रोटीन, इनसे आपका एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो विटामिन होते हैं वो रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करती है, लेकिन जो प्रोटीन होती हैं वो कोशिकाओं को डेवलप करने में हमारी जो है मदद करती हैं। इसीलिए इसमें विटामिन के संदर्भ में डी ऑप्शन सही है कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन जरूरी हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। अगर विटामिन नहीं होंगे तो इससे हमारा जो शरीर है वो रोगों से नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए या चिकना और साफ बनाने के लिए या खुरदुरा बनाकर घर्षण कम करने के लिए या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों को गोबर से लीपा जाता है उसका मेन मकसद क्या होता है? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए। देखो, दोनों बातें हैं, चिकना और साफ बनाने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे सही अब हमें चूज करना है, सबसे सही है कीटों को दूर रखने के लिए। चिकना बनाना भी जरूरी है, साफ बनाना भी जरूरी है, रंग देना भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है इससे कीट नहीं आते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन है इसमें आप ए आंसर कर लेना। नेक्स्ट है 77, एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह कहलाती है, यानी कि दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाएगा? हस्तचयन, थ्रेसिंग, निस्वापन या फसल की कटाई। तो दाने से भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, सिंपल है, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 78, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियों के संबंध में कौन सा गलत है ऐसा आपको बताना है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, या बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, या बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें एक भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ये आपका पहेलियों के संदर्भ में
सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है कि उनके मस्तिष्क को पहेलियाँ भ्रमित कर देती हैं, ऐसा नहीं है। जो पहेलियाँ होती हैं, वो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करती हैं, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं, तर्कणा शक्ति को बढ़ाती हैं, ठीक है, कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। इसीलिए पहेलियों का उपयोग किया जाता है। हमसे नहीं पूछा गया था, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 79। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, ये हमें बताना है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों? उसकी ऊर्जा बचाने के लिए। देखो, शिक्षक की ऊर्जा बचाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बातचीत पसंद करते हैं, बातचीत करना ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं करता। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श के को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्शवाद सीखने को बढ़ावा देने में, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को किस तरह से लाभ पहुंचाता है। तो विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करना, इसमें शिक्षक ज्यादा एक्टिव है। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें बच्चा एक्टिव हो, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है, तो बच्चे सूची बनाएंगे, उसमें भी उन्हें कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, इसमें भी टीचर एक्टिव है। तो सबसे सटीक आंसर है ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। जब बच्चे से चर्चा करेगा तो उसमें बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? ठीक है, मानचित्र के संबंध में कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तब आपका मानचित्र कौशल होगा। या ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता होनी चाहिए। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। या अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल क्या होने चाहिए? जब कोई मैपिंग स्किल जिसकी बढ़िया है, तो वो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए कि एक वस्तु के सापेक्ष कितनी दूरी पर है दूसरी चीज, और उसका साइज कितना बड़ा है। जब भी हम मैप बनाते हैं तो उसमें इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि अगर हम एक राज्य के सापेक्ष दूसरे राज्य को मैप में बना रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है वो किस डायरेक्शन में है, कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे मैप में बनाना होता है। इसीलिए मैपिंग स्किल के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता सबसे ज्यादा सटीक आंसर है।
ड्राइंग और पेंटिंग इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ड्राइंग ड्राइंग नहीं हमें उसमें दिखानी है, ठीक है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं गणनाओं की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, अभिव्यक्ति की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 82। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ठीक है, जो पाचन क्रिया है वो बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। इसकी वजह क्या है? आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। देखो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अपने आप जरूर सॉल्व करें, अपने आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ें जरूर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर आएगा। सेकंड ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। या आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। या पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कि ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है। देखो, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय हो जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ये भी सही नहीं है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ये भी सही नहीं है। सबसे सटीक है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। ठीक है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। 83, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है उसमें रेलवे टिकट के बारे में बताया गया है, तो इसकी वजह क्या है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। या बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। या टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों यानी कि जो शॉर्टकट होते हैं उनका शॉर्ट वर्ड होते हैं का ज्ञान उपलब्ध कराता है। या निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। जो रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है उसकी मेन वजह क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेल का किराया अब बहुत महंगा हो गया, सस्ता हो गया, ये सबसे सटीक नहीं है। रेल में प्रयुक्त विभिन्न जो शॉर्ट वर्ड होते हैं उनका ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी नहीं। निष्कर्ष पर पहुंचने के की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, इससे ऐसी कोई भी कुशलता डेवलप नहीं होगी। तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। जब बच्चे सीखेंगे तो उनकी जो रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, जब वो देखेंगे तब उन्हें पहले से ही समझ में आएगा। साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? हमसे पूछा गया है कौन सा पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक यानी कि मनोगत्यात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो जीवन को पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों से आत्मसात कराना, यानी कि जो हमारी रियल लाइफ से जोड़ना। सही बात है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी ईबीएस का उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना
जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक मनोगत्यात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ये भी सही है, ठीक है। जो सही नहीं है, निगेटिव है, कि बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ठीक है। बच्चों पर जो परिभाषाएं होती हैं वो पेडागोजी में निगेटिव मानी जाती हैं, ठीक है। बच्चों को ज्यादा परिभाषाएं नहीं रटवानी है, वो ज्ञान की रचना करके सीखे, ठीक है, तो वो ज्यादा सही होता है। तो ये उद्देश्य नहीं है, इसीलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है 85। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है बगुला, या भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है कि जो भैंस की पीठ पर बगुला बैठा रहता है वो क्यों, ठीक है। देखो, भैंस और बगुला में जो सहजीविता का संबंध है, यानी कि जब बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है तो उससे भैंस को भी फायदा है, बगुले को भी फायदा है। लेकिन परजीविता, जब एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो, ठीक है। तो घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, ऐसा नहीं है। सही ऑप्शन है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। परजीवी यानी कि ऐसे कीटों को खाता है जो भैंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए भैंस और बगुले में कैसा संबंध है, तो भैंस और बगुले में सहजीविता का संबंध है। मतलब बगुला जो होता है वो भैंस को फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं। लेकिन जो कीट भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बगुला खा लेता है, परजीवी कीटों को खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। परिभाषाएं आप हमेशा निगेटिव में लेना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के रूप में लिया जा सकता है। तो इसमें सही आंसर है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। जो बच्चा विद्यालय में सीखता है ऐसा सीखे जो रियल लाइफ में जरूरी हो, सही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, ठीक है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, या क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं, या वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, या क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। आपको बताना है क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर, कौन सा अंतर है। देखो, पहला ऑप्शन है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता, या क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। जब भी वाष्पीकरण होता है तो अवस्था तो बदल जाती है, ठीक है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। बिल्कुल सही बात है, जल का वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन क्वथन यानी कि उबलेगा वो केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, पुरुष का, एक ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी है। देखो, 75%, 100%, 50%, 25%। एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ओ है,
ए वाली महिला से शादी करता है तो बच्चे की संभावना 50% होगी कि भी ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये केवल संभावना है। ठीक है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। 89 है टूटता तारा, यानी कि जो उल्का उल्का पिंड है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक समान गति से चलता तारा है, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। उल्का तारा उल्का पिंड के संदर्भ में कौन सा कथन आपको ज्यादा सही लगता है? ठीक है, एक समान गति से चलता ऐसा नहीं है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, हमेशा नहीं चमकता है, इसीलिए ये गलत है। जो सही ऑप्शन है कि उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो घर्षण की वजह से वो जल जाता है, इसीलिए वो हमको चमकता प्रतीत होता है और हम उससे बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड के संदर्भ में उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिरे पर पूंछ होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? कि छोटे बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य दिया जाना चाहिए, या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, या अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं। आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए आकलन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चे को श्रेणीबद्ध किया जाए। ठीक है, कौन उत्तीर्ण होगा कौन उत्तीर्ण, ये सही नहीं है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों के अभिभावकों के साथ बांटना, यानी कि फीडबैक देना, ये आकलन में शामिल होना चाहिए। बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। असंरचनात्मक यानी कि उसकी हर एक्टिविटी का अवलोकन किया जाए, बच्चे के ऐसा आकलन किया जाए। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल द्वारा प्रगति पत्र में औपचारिक परीक्षाएं ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक ये तो आपका योगात्मक हो गया, और योगात्मक का आकलन पेडागोजी में निगेटिव लिया जाता है। तो आज हमने 2011 के ईवीएस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए, जून 2011 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी पीवाईक्यू में। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।